नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है वो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो आइए देखते हैं टॉपिक में क्या है। देखिए, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है, इसको हम लोग बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी। क्या बोलते हैं? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। फ्राइड ने जो अब इनका ये जो सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद, फ्राइड का पूरा मनोविश्लेषणवाद जो है वो इस वाक्य पर जोर देता है या इस शब्द पर जोर देता है। वो शब्द कौन है? यौन इच्छा और काम इच्छा। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों की कुछ जैविक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम और मलमूत्र त्याग। तो जितने भी अभी हम लोगों ने जैसे सिद्धांत पढ़े हैं, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा, तो मैस्लो ने 3 आवश्यकताओं को मुख्य माना, उसमें भी 2 को ज़्यादा मुख्य माना, जैविक आवश्यकताओं में भूख और प्यास को। जो ये चौथी आवश्यकता है काम या यौन इच्छा, इसको उन्होंने मतलब नेगलेक्ट किया था या उन्होंने कहा था कि इसको दबाया जा सकता है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि विकास के हर चरण में, चाहे वो शैशवावस्था हो या किशोरावस्था हो, विकास के हर चरण में यौन इच्छा और काम इच्छा साथ साथ चलती है। यानी अगर इसकी किसी भी चरण में अगर इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो बच्चा आगे चल कर के कैसा हो जाता है? आक्रामक हो जाता है। या कोई व्यक्ति जो है वो अगर वो आक्रामक होता है तो उसकी मुख्य वजह होती है कि उसकी काम इच्छा या यौन इच्छा का पूरा ना होना। तो इन्होंने क्या कहा है कि विकास के प्रत्येक चरण में जो ये यौन इच्छा और काम इच्छा है वो साथ साथ चलती है। हालांकि इनका जो ये पूरा मनोविश्लेषणवाद है वो इसी चीज़ पर आधारित है, तो बहुत इनकी आलोचना भी हुई है क्योंकि इन्होंने बहुत प्रमुख रूप से यौन इच्छा और काम इच्छा को मनोविश्लेषणवाद में प्रदर्शित किया है, तो इसलिए इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई है। हमारे यहाँ इनके सिद्धांत को सभी लोगों ने सहमति नहीं दी है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमको उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेजें दी हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में? 5 स्टेजें दी हैं, 5 स्टेप हैं इनके, 5 अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं में कैसे कैसे यौन इच्छा की पूर्ति होती है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने अपने ये मनोलैंगिक सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्था हैं। पहली अवस्था है मुखावस्था, जिसका कार्यकाल है जन्म से 2 वर्ष। कितना है? जन्म से 2। कहीं कहीं पेपर में 1.5 वर्ष भी आ जाता है, 1 वर्ष भी आ जाता है, लेकिन हमें ये क्राइटेरिया 2 वर्ष वाला लेके चलना, इसके अंडर ही आएगा। हालांकि एज पर इतना ज़्यादा प्रश्न आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैडम अगर 1 आ गया और 1 और 1.5 और 2 दोनों दिया, तीनों दिया हो तो क्या मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा? ऐसे प्रश्न विवादित होते हैं, फिर कोर्ट इनका निराकरण करती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जन्म से 2 वर्ष इसका क्राइटेरिया है, इसके अंडर ही होगा। दूसरा है गुदावस्था। दूसरी अवस्था गुदावस्था, जिसका कार्यकाल है 2 से 4 वर्ष। कितना है? 2 से 4 वर्ष है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था। कौन सी है? लैंगिक अवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलिक स्टेज। क्या बोलते हैं? पैलिक स्टेज बोलते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो 4 से 6 वर्ष है। क्या है? 4 से 6 वर्ष है। और चौथी अवस्था है सुप्तावस्था। क्या है? सुप्तावस्था। सुप्तावस्था। सुप्तावस्था है, जिसका जो कार्यकाल है वो कितना है? 6 से 12 वर्ष है सुप्तावस्था का। ठीक, 6 से 12 वर्ष है। और 5वीं जो अवस्था है वो है जननेंद्रिय अवस्था। क्या है? जननेंद्रिय अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटल स्टेज। जेनेटल स्टेज, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, हर अवस्था की अपनी विशेषता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो ये पहली स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं मुखावस्था,
ये किस पर आधारित होती है? तो ये इड पर आधारित है। किस पर आधारित है? इड यानी इदम पर आधारित है। हमने आपको बताया था, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था कि मनुष्य का व्यक्तित्व जो है वो 3 भागों में डिवाइड है और उसी का मिला जुला रूप है, इदम, अहम और पराहम। तो मुखावस्था किस पर आधारित है? तो इड पर आधारित है, ठीक है। और इड किसके अनुसार काम करता है? तो मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि मुखावस्था जो होती है, यहाँ पर जो यौन इच्छा होती है, यौन इच्छा या काम इच्छा, वो कहाँ से शुरू होती है? उसका केंद्र बिंदु कौन होता है? तो मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो हर वस्तु को, जो भी उनके पकड़ में आती है, 2 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, जो भी चीज़ उनके पकड़ में आती है उसको उठा के वो मुंह में डालना चाहते हैं। मुख के द्वारा वो अपनी इस यौन इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए बच्चे देखिए हर चीज़ को चूसते, जैसे हाथ अंगूठा चूसने की आदत कुछ बच्चों को हो जाती है, या माँ का स्तनपान करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, उसमें भी उनको चूसना ही होता है। तो मुख जो केंद्र बिंदु होता है इस अवस्था का, वो क्या होता है? मुख होती है, इसीलिए इसे मुखावस्था कहा जाता है। किस पर आधारित होता है? तो इड पर आधारित होता है, ठीक है। और इड क्या है? मूल कैसे चलता है? तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर चलता है, संवेग के आधार पर चलता है, ठीक है, भावना के आधार पर चलता है। और एक चीज़ और, इस मुखावस्था की विशेषता एक और है कि इसमें जो काम इच्छा होती है, काम इच्छा या यौन इच्छा जो होती है वो चरम सीमा पर होती है। यानी सबसे ज़्यादा अगर यौन इच्छा किसी अवस्था में होती है तो वो अवस्था कौन है? मुखावस्था है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। दूसरी स्टेज जो इनकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुदा अवस्था, एनल स्टेज, गुदा अवस्था। अब यहाँ क्या है कि गुदा अवस्था में बच्चा जो है वो मलमूत्र त्याग करके अपनी ये यौन इच्छा या काम इच्छा की पूर्ति करता है। इसलिए बच्चों को पॉटी या सूसू की ट्रेनिंग इसी अवस्था में दी जाती है। 2 वर्ष के बाद बच्चों को पॉट में बैठना सिखाया जाता है। स्वयं जब टॉयलेट आए मुझे बताओ, इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें कैसे सुख प्राप्त करता? तो कुछ बच्चे होते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर वो पॉटी जाते हैं तो वहाँ से उठने का नाम नहीं लेते, अभी और आई, अभी और आई, अभी और आई, बैठे रहते हैं। तो फ्राइड ने कहा कि इस समय जब वो इस तरीके का रिएक्ट करते हैं, या वो बार बार जाते हैं, बार बार कहते हैं मुझे पोटी आई है चलो, मुझे सुसु आई है चलो, या अपनी पोटी और सुसु को रोक कर रखते हैं, उसमें भी उनको संतुष्टि मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड ने ऐसा कहा है कि यहाँ मलमूत्र त्याग करने से जो सुख मिलता है वो उनकी यौन इच्छा और काम इच्छा को पूरा करता है। इसीलिए इसे गुदावस्था कहा जाता है। कार्यकाल कितना होता है? 2 से 4 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 से 4 वर्ष होता है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था है, जिसको हम लोग पैलिक स्टेज बोलते हैं। कार्यकाल कितना है? तो 4 से 6 वर्ष के बीच में है। अंडर कहीं 4 से 5 भी मिल जाएगा, कहीं 4 से 6 मिल जाएगा, 5 से 6 मिल जाएगा। तो 4 से 6 हम लोग देखते हैं, ठीक है। 4 से 6 है लैंगिक अवस्था, पैलिक स्टेज जो बोलते हैं। इसकी जो विशेषता है, प्रश्न परीक्षा में इससे बहुत पूछा जाता है कि इससे और ये पहली वाली मुखावस्था से। तो लैंगिक अवस्था जो है ये कैसी अवस्था है? इसकी जो मुख्य विशेषता है वो विशेषता क्या है कि इसमें विपरीत लिंगी लगाव होता है। कैसा होता है? विपरीत लिंगी लगाव होता है। इसीलिए बालक और बालिकाओं में 2 ग्रंथियों का निर्माण होता है। एक होता है ऑडिपस ग्रंथि और एक है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो बालिकाओं में पाई जाती है, ऑडिपस ग्रंथि जो है वो बालकों में पाई जाती है। ओडिपस ग्रंथि जो है उसे मात्र प्रधान ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? मात्र प्रधान ग्रंथि। और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है इसको हम लोग बोलते हैं पितृ प्रधान ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पितृ प्रधान ग्रंथि। ये ओडिपस ग्रंथि के कारण ही बालक अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही बालिकाएं यानी लड़कियां जो हैं वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। हम लोग देखते हैं ना समाज में, जबकि माता और पिता दोनों का संयुक्त परवरिश से ही एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनमें विपरीत लिंगी लगाव हम देखते हैं कि लड़कियां अपने पिता को ज़्यादा प्रेम करती हैं और लड़के अपने माँ को ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो किस लिए होता है? तो ये जो ग्रंथियों का निर्माण होता है किस अवस्था में होता है? तो ये आपका होता है लैंगिक अवस्था में। किस में होता है?
लैंगिक अवस्था में होता है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ठीक है, फ्राइड ने ऐसा कहा है। तो ये जो ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि है, इनके कारण ही विपरीत लिंगी लगाव होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का निर्माण फ्राइड की लैंगिक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में होता है, तो वो होता है आपका लैंगिक अवस्था में। किसमें होता है? लैंगिक अवस्था में होता है, ठीक है। या ऐसे पूछ देंगे कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में लैंगिक अवस्था के अंतर्गत कौन सी ग्रंथियों का निर्माण होता है, तो ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस इलेक्ट्रा इनका नाम क्यों रखा गया, तो इसके पीछे है कि यूनान में ये जो एक बालक था वो अपनी माँ से इतना प्रेम करता था कि उसके पिता ने अपनी पत्नी को यानी उसकी माँ को मारा पीटा होगा, तो वो बच्चा इतना पिता से क्रोधित हो गया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी मातृ प्रेम की वजह से। ऐसे ही इसके साथ हुआ है इलेक्ट्रा के साथ कि वो अपने पिता को इतना प्रेम करती थी कि कुछ माँ से विवाद होने के कारण अपने भाइयों के साथ मिल करके उसने अपने माँ की हत्या कर दी थी। ये होता है विपरीत लिंगी लगाव, है ना, फ्राइड की तृतीय अवस्था में इन दोनों ग्रंथियों का, इसीलिए ये मातृ और पितृ ग्रंथि का नाम ओडिपस और इलेक्ट्रा रख दिया, ठीक है, फ्राइड ने। अब देखिए चौथी अवस्था जो है, इसकी विशेषता है वो क्या है, लैंगिक अवस्था की विशेषता क्या है, विपरीत लिंगी लगाव, बेटी का पिता के प्रति और बेटे का माँ के प्रति, ठीक है। चौथी अवस्था है सुप्तावस्था। क्या है? सुप्तावस्था। अच्छा, सुप्तावस्था जो है वो किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है विकास के सिद्धांत में, तो वो आती है आपके बाल्यावस्था में। किसमें आती है? बाल्यावस्था में। अब फ्राइड कहते हैं कि सुप्तावस्था में यानी इनके मनोलैंगिक विकास के चौथी चरण में जो यौन इच्छा होती है वो कैसी हो जाती है? सुप्त, यानी सो जाती है, यानी बिल्कुल मंद पड़ जाती है। या ये अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। और हम लोगों ने जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़ा है, उसमें बाल्यावस्था की विशेषता भी ये है कि इसमें बच्चों की जो कामेच्छा होती है वो स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है, यानी एक तरीके से बंदई हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सुप्तावस्था कहा जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि बच्चे अपने ही ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, यानी लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ। यहाँ पे ये जो आपकी यौन इच्छा और काम इच्छा बिल्कुल मंद हो जाती है, इसीलिए इसको सुप्तावस्था कहते हैं। और ये कौन सा कार्यकाल आता है? तो ये बाल्यावस्था है। बाकी की ये 3 स्टेज क्या हैं? ये शैशवावस्था है, शैशवावस्था। ये 3 कौन है? शैशवावस्था है। तो ये क्या है? बाल्यावस्था है। इनकी जो 5वीं स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं जननेंद्रिय अवस्था। क्या बोलते हैं? जननेंद्रिय अवस्था, जिसका कार्यकाल है 12 वर्ष से आगे तक। किशोरावस्था का कार्यकाल कितना होता है? 12 से 18 ही तो होता है, तो 12 से आगे तक ये किसके अंतर्गत आती है? विकास की किस अवस्था के अंतर्गत? तो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। और किशोरावस्था में क्या होता है कि जनन अंग जो होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके जनन अंग जो है वो परिपक्व हो चुके होते हैं, और इसीलिए इसको जननेंद्रिय अवस्था, यानी अब वो एक तरीके से संतान उत्पत्ति करने के योग्य हो चुके होते हैं इस स्टेज तक, इसलिए जननेंद्रिय अवस्था इसको कहा गया है। इसमें फिर से क्या होता है कि विपरीत लिंगी लगाव या समलैंगिक लगाव भी शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा लड़का लड़कों के प्रति इस समय ज़्यादा ट्रेंड में है कि लड़का लड़कों के प्रति और लड़कियां लड़कियों के प्रति ज़्यादा अटैच उनका हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इजाज़त दे दी है समलैंगिक विवाहों को। और विषम लैंगिक लगाव, अधिकांश हम लोग विषम लैंगिक ही देखते हैं। अब देखो, जैसे हम लोग किसी समाज में बैठ के जब बात करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ये यौन इच्छाओं और काम इच्छाओं पर बात करना थोड़ा वर्जित माना जाता है। हमारे यहाँ ये होता है एक रिस्पेक्ट जो बड़ों की होती है, बड़ों के सामने हम इस टाइप की बातें नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम इसको साइंस के दृष्टिकोण से देखते हैं, साइको के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को इससे इंगित कराना चाहिए, मतलब हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस चीज़ की जानकारी देना चाहिए कि जैसे जो किशोरावस्था में जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, उसमें हम लोगों के अंदर विपरीत लिंगी लगाव जनरेट होता है, यानी लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति। ऐसा क्यों होता है और ऐसा सभी के साथ होता है, ये पेरेंट्स को बताना चाहिए।
क्योंकि अगर बच्चे देखो, इसीलिए कहा जाता है इसको, स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव की अवस्था बोला है। किसको? किशोरावस्था को, क्योंकि बच्चा इसमें इतना द्वंद्व में रहता है, इतना परेशान रहता है, इतना तनाव उसके दिमाग में जनरेट होता है कि एक तो उसके अंदर ये ग्रंथियों के निर्माण के कारण यौन इच्छा और काम इच्छा तीव्र गति में होती है, किशोरावस्था में भी और शैशवावस्था में भी। लेकिन शैशवावस्था में अभिव्यक्ति के प्रकार दूसरे टाइप के होते हैं और किशोरावस्था में उन यौन इच्छाओं के व्यक्ति का प्रकार जो है वो दूसरे टाइप का है। इसमें इसको आपको स्पष्ट नहीं दिखते हैं शैशवावस्था में, और किशोरावस्था में स्पष्ट दिखने लगते हैं कि हाँ, इसको विपरीत लिंगी लगाव हो रहा है। अब ये सभी के साथ होता है, हर कोई इस स्टेज से गुजरता है, तो पेरेंट्स को या विद्यालय में टीचर्स को बच्चों को इस बात को बताना चाहिए। अगर खुल कर बात करेंगे, इसमें ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, खुल के बात करना चाहिए, तो बच्चे जो है वो थोड़ा सचेत होंगे। हाँ, वो सोचेंगे हाँ ये तो नेचुरल है, सभी के साथ होता है। अब कैसे हम इसमें संतुलन बनाएं जिससे कि उनके आगे कैरियर में रुकावट ना आए। बहुत से बच्चे इन्हीं में फंस जाते हैं, इतना इमोशनल हो जाए, भावात्मक हो जाते हैं कि अगर जैसे उनका कहीं ब्रेकअप वगैरह हो गया तो उनका कैरियर जो है थोड़ी कुछ समय के लिए ब्रेक हो जाता, किसी किसी तो बिल्कुल ही ब्रेक हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पिछड़ जाते इतना ज़्यादा। तो ये सभी के साथ होता है, नॉर्मल है, ये बच्चों को परिचित होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो इस स्थिति में अपने आप को समायोजित कर लें, अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो 5वीं अवस्था इन्होंने ये बताई है। कुल मिला के फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद है वो यौन इच्छा और काम इच्छा पर आधारित है। इन्होंने इसको मूलभूत आवश्यकता माना है। इन्होंने कहा है कि विकास के हर चरण में, विकास के प्रत्येक चरण में, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, यौन इच्छा और काम इच्छा हर जगह साथ में होती है और हर जगह बच्चा जो है वो शैशवावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। ठीक है, ये इनके सिद्धांत का पूरा सार था। प्रश्न जो है पूछ देंगे अवस्थाएं कितनी, पहले तो ऐसे ही पूछेंगे कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने दिया। फ्राइड ने कौन से विकास का सिद्धांत दिया? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो 5 अवस्थाएं कौन है आपको ध्यान से पढ़ना है। हर अवस्था की कौन सी विशेषता है वो आपको देखना है। ठीक है, और एक ये जो केंद्र बिंदु देखना है कि प्रथम स्टेज जो है मुखावस्था, इसमें मुख यौन इच्छा या काम इच्छा की पूर्ति का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो मुख है। क्या है? मुख है। गुदावस्था में मलमूत्र त्याग है, यानी गुदा है। ठीक है, मलमूत्र त्याग है। लैंगिक अवस्था में क्या है? विपरीत लिंगी लगाव जनरेट हो जाता है, ये इसकी विशेषता है। सुप्तावस्था में जो यौन इच्छा होती है, यौन इच्छा या काम इच्छा, वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, यानी निष्क्रिय, इसको निष्क्रिय अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, और 5वीं अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था। यहाँ पे जो जनन अंग होते हैं वो परिपक्व हो चुके होते हैं, संतान उत्पत्ति के लायक हो चुके होते हैं। इसीलिए इस अवस्था में जो यौन इच्छा होती है वो तीव्र होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विषम लिंगी लगाव उत्पन्न हो जाता है, यानी विषम लिंगी लगाव जो है वो जनरेट हो जाता है और कभी कभी समलैंगिक लगाव भी देखने को मिलता है। ये इनका आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत हुआ। अब कुछ वर्ड हैं, हाँ ये बहुत याद रखना है। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस चरण में, इनके किस अवस्था में आती है? तो लैंगिक अवस्था में आती है, ये बहुत याद रखना है आपको। कुछ 2-4 शब्द हैं इनके, देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। देखते हैं, देखिए ये 4 शब्द हैं जो फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में प्रयोग किए जाते हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ज़रूर आते हैं। उसमें पहला एक शब्द है लिबिडो। क्या है? लिबिडो। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत में यौन इच्छा या काम इच्छा की जो बात की है, प्रेम की बात की है, विपरीत लिंगी लगाव की जो बात की है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि मनुष्य को इनसे सुख मिलता है, आनंद का अनुभव होता है। इन्हीं सब चीज़ों को, काम प्रवृत्तियों को, यौन इच्छा को, प्रेम को, स्नेह को या आनंद, मनुष्य को सुख देने वाली हर वस्तु को इन्होंने लिबिडो कहा है। क्या कहा है? लिबिडो शब्द यूज किया है इन शब्दों के लिए। काम प्रवृत्ति, यौन इच्छा, प्रेम, स्नेह या अन्य और भी ऐसे कार्य जिनसे मनुष्य को सुख मिले, उसको क्या कहा है? लिबिडो कहा है। ठीक है, इरोस देखिए क्या है? इरोस,
इरोस एक शब्द इन्होंने यूज किया है। इरोस का मतलब होता है जीवन इच्छा। क्या होती है? जीवन इच्छा। जैसे व्यक्ति जब बहुत खुश होता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत दिनों तक जीवित मतलब मेरा जीवन इतना हो जाए कि मतलब ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, सारा सोचते रहते हैं। तो जीवन इच्छा यानी जीवन जीने की इच्छा। और थांटोस, थांटोस मतलब क्या होता है? मृत्यु इच्छा। जैसे जब हम लोग को गुस्सा आता है या हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है तो हमें क्या लगता है कि यार हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। ये दोनों होती कहाँ है, किस पर निर्भर होती हैं? तो इदम पर निर्भर होती हैं। किस पर निर्भर होती हैं? इदम यानी इड पर निर्भर करती हैं। और इड कैसे संचालित होता है? हमारे अचेतन मस्तिष्क के द्वारा। कैसे संचालित होता है? किस पर आधारित है? अचेतन मस्तिष्क पर आधारित है। और अचेतन मन में क्या होता है? कल हमने फ्राइड का मनोविश्लेषण बात पूरा समझाया था कि हमारे अचेतन मन में दमित इच्छाएं, कुंठित इच्छाएं, ठीक है। और ये किस पर आधारित होता है अचेतन मन? संवेग पर, मूल प्रवृत्ति पर, भावना पर आधारित होता है। जितने भी अनैतिक कार्य है, अमर्यादित कार्य है, सब कहाँ संचालित होते हैं? अचेतन मन के द्वारा संचालित होते हैं। तो अचेतन मन और ये जो हमने बताया था इड, व्यक्तित्व तीन प्रकार का फ्राइड ने बताया, इदम, अहम और पराहम। इड किस पर आधारित है? अचेतन मन पर आधारित है। तो ये दो इरोस और थांटोस, ये जो शब्द इन्होंने यानी जीवन इच्छा और मृत्यु इच्छा किस पर आधारित है? इदम पर आधारित है। और ये किससे संचालित होती है? अचेतन मन से संचालित होती है, जिसपे हमारी दमित इच्छाएं, कुंठित इच्छाएं और संवेग मूल प्रवृत्तियां शामिल होती हैं। और एक शब्द याद रखना है कि थांटोस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मृत्यु इच्छा। इरोस का क्या अर्थ होता है? तो जीवन इच्छा। उसके बाद एक शब्द और इन्होंने यूज किया है जिसको हम लोग बोलते हैं नार्सिसिज्म। क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म। ये क्या होता है? ये होता है आत्म प्रेम या स्वप्रेम। स्वप्रेम, अपने आप से प्रेम करना। स्वप्रेम अच्छा किस अवस्था में होता है? विकास की किस अवस्था में बच्चे के अंदर स्वप्रेम या आत्म प्रेम होता है? तो विकास की, बाल विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें जो शैशवावस्था होती है उसमें भी आत्म प्रेम होता है। बच्चा अपने आप से सिर्फ प्रेम करना चाहता है। इसीलिए आप देखिए शैशवावस्था में आप अगर उसका कोई खिलौना किसी दूसरे बच्चे को देना चाहें तो वो तुरंत चीखने चिल्लाने लगता है, या आप उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को गोदी लें तो वो तुरंत चिल्लाने लगता है कि नहीं मुझे लो, मतलब ज्वेलिस की भावना भी उसके अंदर आ जाती है। वो किससे प्रेम करता है? आत्म प्रेम, यानी स्वयं से प्रेम करता है। वो अपने खिलौने से स्वयं खेलना चाहता है, यानी उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो उसके हैं, उनके पास कोई दूसरा बच्चा ना आए या वो किसी दूसरे बच्चे को प्यार ना करें। ये क्या होता है? आत्म प्रेम। बच्चे अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, जिसको आपके फ्राइड महोदय ने नार्सिसिज्म शब्द दिया है। आत्म प्रेम को क्या कहा है? नार्सिसिज्म कहा है। 2 अवस्थाओं में होता है। एक तो आपकी शैशवावस्था, और दूसरी है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में भी बहुत आत्म प्रेम होता है, स्वप्रेम होता है। बच्चे अपने आप में प्रेम करने लगते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो किशोर हो गया है? एक तो मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग अगर आपका बच्चा 12 वर्ष का हो चुका है, यानी उसकी बाल्यावस्था खत्म हो चुकी है, अब उसकी किशोरावस्था शुरू हो गई है। एक तो मनोविज्ञान ने जो डिक्लेयर कर दिया कि 12 से 18 किशोरावस्था है। दूसरा, एक जो जिन्हें मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो उनके लिए एक छोटी सी बात कि अगर बच्चा शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को निहारने लगे या वो साज सज्जा का प्रयोग करने लगे, यानी सजने संवरने लगे, तो समझ लीजिए उसकी किशोरावस्था शुरू हो गई है। जब बच्चे अपने साज सज्जा पर, अपने सुंदरता पर ध्यान देने लगे, जब वो किसी हीरो या हीरोइन की तरीके से दिखने का प्रयास करने लगे, वैसे कपड़े खरीदने लगे, वैसे बातचीत का तरीका अपनाने लगे, तो समझ लो किशोरावस्था शुरू हो चुकी है। तो 2 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था और किशोरावस्था। दोनों में स्वप्रेम बहुत होता है, आत्म प्रेम बहुत होता है। बच्चे अपने आप से प्रेम करते हैं दोनों स्टेज में, जिसको फ्राइड ने नार्सिसिज्म शब्द दिया है। तो ये 4 शब्द हैं। 2 आपको ग्रंथियाँ याद रखना है, ऑडिपस ग्रंथि, और इलेक्ट्रा ग्रंथि। प्रश्न कैसे पूछेंगे कि पितृ ग्रंथि कौन सी है और मातृ ग्रंथि कौन सी है?
तो पित्र ग्रंथि कौन सी है? इलेक्ट्रा ग्रंथि है। और मात्र प्रधान ग्रंथि कौन सी है? तो ऑडिपस ग्रंथि है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के किस अवस्था में आती है? तो लैंगिक अवस्था में आती है। ये ध्यान रखना। जितना हमने फ्राइड के विषय में जैसे जैसे प्रश्न बन सकते थे वैसे वैसे मैंने आपको पूरा 2 वीडियो में आपको ये पूरा चरण पूरा कर दिया है, फ्राइड का पूरा मनोविश्लेषणवाद। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे छूटेगा नहीं, बस इसको आराम से आपको पढ़ना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोग लगभग साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसे सैद्धांतिक विषय नहीं पढ़े हैं, तो आर्ट्स वालों को थोड़ा सहूलियत मिलती है, लेकिन साइंस वालों को थोड़ी समस्या होती है। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा देखें। यानी जब तक आपका मस्तिष्क जो है वो आपको सिग्नल ना दे कि नहीं समझ में आ गया, तब तक आपको इस पर अपना अध्ययन जारी रखना है, इसको पढ़ते रहना है। और इसके बाद ये आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा कि आप इसे फिर दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने थॉर्नडाइक के नियम भी पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ को मेमोरी में ज़्यादा देर तक रखने के लिए क्या करना पड़ता है कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद प्रभाव का नियम अपने आप आ जाता है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मनोविज्ञान को पढ़ते रहें, व्यवहारिक जीवन में उतारते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।